हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। बहुत सारे बच्चों के ना कमेंट्स में डिमांड थी कि सर कैसे न कैसे कुछ फिजिक्स के लिए भी करवा दीजिए। फिजिक्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेक्चर्स है, वन शॉट्स हैं, जो सीबीएसई का ऑफिशियल डिलीटेड सिलेबस है, जो ऑफिशियल है, मतलब एकदम ऑफिशियल है भाई, ये टू द पॉइंट कटा है, जैसे मैंने आपको मैथ्स में सब कुछ बताया था। तो ऐसे ही फिजिक्स में भी बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि भाई सर फिजिक्स से कुछ ऐसा कीजिए कि हमारा उसमें भी कुछ फायदा हो जाए। तो भाई मैं आपके सामने लेके आया हूँ हमारे एकेडमी का आइंस्टाइन। राइट, एक ऐसा टीचर फिजिक्स का जो आपको चीजों को इतने डिटेल में, इतने बेहतरीन तरीके से सिखाएगा कि आपको वो कहीं और जाने की जरूरत मिलेगी ही नहीं। राइट, तो चलिए बुलाते हैं अजय सर को, अजय लठवाल सर। आइए सर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अजय और आज हम लोग जैसा कि सर ने बताया फिजिक्स के कुछ डिलीटेड सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं चलता हूँ। हाँ जी आप हैंडल कीजिए। ठीक है, थैंक यू। ये लीजिए कारोबार। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। पहले मैं आपको शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि मैं नहीं बोल रहा कि मैं आपको सबसे बेस्ट या सबसे अच्छा कुछ बताने वाला हूं, बट हाँ, जो मैं अभी आपको लिखने वाला हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल टू द पॉइंट रहेगा। जो अब यहाँ हम कमेंट करने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, वो सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो सीबीएसई की साइट पर है, और आपको सिर्फ यही करने की जरूरत है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका कोई टीचर या आपका फ्रेंड आपको कुछ भी बोले कि ये तो आ रहा है, वो आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ ये वीडियो पूरे ध्यान से देख लेना है और आपको पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने हैं और आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे सर ने बताया, मैं आपको एग्जैक्टली चैप्टर वाइज बताने वाला हूं कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं और कौन से टॉपिक्स आपको नहीं करने की जरूरत है। हर चैप्टर को हम वन बाय वन डील करने वाले हैं, तो सभी चैप्टर्स का 14 चैप्टर्स का सभी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। साथ ही एक दो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं आने वाले चैप्टर्स में जो कह सकते हैं सीबीएसई का झोल है, उन पर भी हम जरूर बात करेंगे। वो भी हो सकता है आप में से कईयों लोगों को डाउट होगा इस चीज को लेकर, वो भी आई होप क्लियर हो जाएगा। शुरू करने से पहले फिर से आप सबको याद करा दूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में जो टॉपिक्स रिलेटेड है वो यहाँ पर सीबीएसई की पीडीएफ में मेंशन्ड है। जैसे कि सबसे पहले टॉपिक लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें आपको इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आपको टॉपिक सीखने की जरूरत नहीं है। उसमें लिखा है ब्रैकेट में कि डिलीट ओनली एक्टिविटी विद पेपर स्ट्रिप्स एंड मेकिंग इलेक्ट्रोस्कोप। तो छोटी क्लासेस में आप लोग केमिस्ट्री में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप सीखते थे, वो इलेक्ट्रोस्कोप का कंसेप्ट डिलीट हो गया और इलेक्ट्रिक चार्ज वाली एक्टिविटीज डिलीट हो गई हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप सिल्क क्लॉथ को ग्लास की रॉड पे रब करते हैं, दोनों चार्ज हो जाते हैं, वो सब एक्टिविटीज डिलीट हुई हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट अभी भी है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स डिलीट ओनली कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। सो फिर से रिपीट कर देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पता नहीं होने चाहिए। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स डेफिनेटली आपको आने चाहिए। सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है जो अर्थिंग का, वो हमने डिलीट किया, इसके अलावा हमने कुछ भी डिलीट नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहां पर थोड़ी सी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। सो यहां पर सिर्फ एक ही मेथड डिलीट किया है। उस मेथड को डिलीट करने का कुछ ज्यादा लॉजिक बनता नहीं है, तो मेरी तो आप लोगों को एडवाइस रहेगी कि आप लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन भी देख कर जाएं, उसको समझ कर जाएं, उसको सीख कर जाएं। यहां पर और वैसे तो मेंशन्ड है डिलीटेड में, बट स्टिल अगर कंसेप्ट फ्लॉलेस रखना है, कंसेप्ट टोटली करेक्ट रखना है, तो आप इस मेथड को भी देख के जाएं। लास्ट में लिखा है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस हैं जो डिलीटेड है। एक्सरसाइज का 1.13, 1.25 से लेकर 1.34 तक ये क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली ये वो क्वेश्चंस हैं जो इन टॉपिक से उठकर आते हैं, इसलिए आपको ये टॉपिक्स या क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप चैप्टर 1 ओके है। नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ डिलीटेड नहीं है, सारा ही चैप्टर है लगभग। बस एक मेजर जो चीज डिलीटेड है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में लिखा है डिलीट ओनली डेरिवेशन। कौन से डेरिवेशन की बात हो रही है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला लिखते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। इस रिलेशन की बात की जा रही है कि आपको इस रिलेशन का डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर से बता दूं, आप ये मत सोचिएगा कि ये रिलेशन करने की जरूरत नहीं है। रिलेशन का रिजल्ट, रिलेशन के सभी टर्म्स और रिलेशन को कैसे यूज किया जाता है न्यूमेरिकल्स में, वो आपको आना चाहिए। ओनली एंड ओनली डेरिवेशन डिलीट किया गया है। सो एक डेरिवेशन आपका कम हो गया जो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 डन। नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा सीबीएसई का पहला झोल आ रहा है, जो हमने मेंशन किए थे कि हमें 2 पॉइंट्स मेंशन करने वाले हैं। सबसे पहले लिखा है रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, डिलीट टेबल्स 3.1 एंड 3.2। ऑब्वियसली टेबल्स आपको देखने की जरूरत नहीं है, टेबल में सबकी रेजिस्टिविटीज लिखी है अलग अलग मटेरियल्स की, आपको किसी की भी रेजिस्टिविटी याद करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली जिस भी क्वेश्चन में जिस भी क्वांटिटी की रेजिस्टिविटी या मटेरियल की रेजिस्टिविटी रिक्वायर्ड होती है वो मोस्टली मेंशन्ड होती है, सो आपको वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कार्बन रेजिस्टर्स एंड कलर कोडिंग। सो कार्बन रेजिस्टर वो छोटे छोटे से रेजिस्टर, आई होप आप लोगों ने फिजिक्स के लैब में देखे होंगे, जिनके ऊपर कलर्ड स्ट्रिप्स होती हैं, उनको कार्बन रेजिस्टर्स बोलते हैं। वो कार्बन रेजिस्टर्स और उनका आइडिया नहीं जानने की जरूरत है, और उन कार्बन रेजिस्टर्स की वैल्यू कितनी होती है वो कलर कोडिंग से पता की जाती है। उसी को लिख रहा है यहाँ पर, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। वो कलर कोडिंग आपको करने की जरूरत नहीं है। कलर कोडिंग से मैं आपको याद करा देता हूं मैं किस चीज के बारे में बात करना चाहता हूं। आप लोगों ने एक्रोनिम सुना होगा, BBROY, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, या फिर ऐसे सुना होगा ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड विद गोल्ड एंड सिल्वर कलर। सो जो ये आपने एक्रोनिम सुना है, ये एक्रोनिम कलर कोड है कार्बन रेजिस्टर्स का। ये एक्रोनिम भी करने की जरूरत नहीं है और कलर कोड भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो 10th क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था कि सीरीज में रेजिस्टर्स को कैसे ऐड करते हैं और पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं। वो डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं है, वो न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं है, सो कॉम्बिनेशन से हम बच गए। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग चैप्टर 2 अभी देख कर आए डिलीटेड टॉपिक। सो चैप्टर 2 में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आता है। अगर आप लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा है तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में कुछ रह नहीं जाता है ज्यादा, जस्ट अपोजिट हो जाती हैं चीजें उसके, बट स्टिल मेंशन्ड है तो ठीक है, हम नहीं करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, उनके डेरिवेशंस भी नहीं करेंगे, पैरेलल का रिजल्ट और सीरीज का रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रही है मीटर ब्रिज, हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। मैं फिर से बता देता हूं, मीटर ब्रिज आप लोगों ने स्लाइड वायर ब्रिज देखा होगा, जिसका आप लोगों ने टिपिकल सा डायग्राम ऐसे देखा होगा, एक रेजिस्टर, फिर नेक्स्ट रेजिस्टर, फिर नेक्स्ट रेजिस्टर और नेक्स्ट रेजिस्टर, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इस सर्किट को हम बोलते हैं स्लाइड वायर, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं हम इसको। तो जो मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो मीटर ब्रिज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर एक छोटी सी, आई डोंट नो क्या है ये, आप खुद ही देख लीजिएगा। जो मीटर ब्रिज है वो हमारे थ्योरी पार्ट से डिलीटेड है, बट सीबीएसई ने मीटर ब्रिज के 3 एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिकल्स में अभी भी मेंटेन किए हुए हैं। तो अगर आपके स्कूल में आप जब प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, अगर आपको मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल कराया गया है, तो ऑब्वियसली आप मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल तभी कर सकते हैं जब आपने थ्योरी में मीटर ब्रिज को पढ़ा हो। सो प्रैक्टिकल वाइज मीटर ब्रिज हमारे सिलेबस में है, थ्योरी वाइज मीटर ब्रिज हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर आपने मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल नहीं किया है तो आपको मीटर ब्रिज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल कर लिया है तो मीटर ब्रिज आपका ऑलरेडी रेडी हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक चैप्टर नंबर 3 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था किसी जमाने में, और सबसे डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है। तो पोटेंशियोमीटर का कोई भी रिजल्ट, पोटेंशियोमीटर की कोई भी एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशंस होती हैं, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर 3 भी डन। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 4 में भी बहुत सारे टॉपिक्स डिलीटेड हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, सिलेक्टर और साइक्लोट्रॉन दोनों भाई भाई हैं। ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, दोनों हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। फिर से डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, डिलीट हो गए हैं, बहुत बड़ा रिलीफ मिला होगा कुछ लोगों को। ऐसे ही अगर आप लोगों ने सोलेनॉइड पढ़ा है तो टॉरॉइड जो होता है उसका बड़ा भाई है, तो टॉरॉइड भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, टॉरॉइड का रिजल्ट भी हमें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, उसका रिजल्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। ये वही रिजल्ट है जिसमें बोर्स मैग्नेटॉन फर्स्ट टाइम आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, म्यू बी, बोर्स मैग्नेटॉन हम जिसको बोलते हैं। तो बोर्स मैग्नेटॉन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना वो डेरिवेशन करने की जरूरत है। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी सेव हो गई है। सिमिलरली लास्ट में मेंशन्ड है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो आपको नहीं करने की जरूरत है। आप ये वीडियो को दोबारा विजिट करके सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हैं जो आपको नहीं करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं।
आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर नंबर 5 में भी ऐसे कह सकते हैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ द चैप्टर डिलीट हो चुका है, सो ये भी बड़ा रिलीफ है। आगे बढ़ते हैं। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, यहां ध्यान दीजिए जरा, डिलीट ओनली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। सो आपको रिजल्ट्स तो रिटेन करने हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। तो अगर ये लाइन की बात करें, इसको हम एक्सियल लाइन बोलते हैं बार मैग्नेट की। इस लाइन की बात करें तो हम इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो आपको, जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है, वही सेम रिजल्ट्स एक बार मैग्नेट भी फॉलो करता है। बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है, तो वो रिजल्ट्स आपको रिटेन करने हैं, लेकिन उन रिजल्ट्स का डेरिवेशन आपको रिटेन करने की जरूरत नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं, डिलीट ओनली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। सो आपको इन रिजल्ट्स का डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बट रिजल्ट्स रिटेन करने हैं। इस पर क्वेश्चन आ सकता है। Similarly, next topic is the dipole in uniform magnetic field. Delete only mathematical treatment. एक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उस पर ऑब्वियसली टॉर्क लगने वाला है। डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, टॉर्क लगेगा या फोर्स लगेगा या दोनों लगेंगे। तो वो रिजल्ट्स भी आपको रिटेन करने हैं, और रिजल्ट्स रिटेन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिजल्ट्स पढ़े हैं, वही रिजल्ट्स सर्टेन नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स करने के बाद मैग्नेटिक डाइपोल पर लग जाते हैं। सो आप फाइनल रिजल्ट्स रिटेन कर सकते हैं, और वो रिजल्ट्स बड़े इजी टू रिटेन है यूजिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं करना है। अर्थ मैग्नेटिज्म एक बड़ा टॉपिक है, हमारे सिलेबस से कंप्लीटली डिलीट हो गया। तो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और वो सब करने की जरूरत नहीं है। वही लिखा है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंड मैग्नेटिक डिप, ये करने की जरूरत नहीं है। तो कंप्लीटली डिलीट हो गया ये टॉपिक, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिज्म। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, लिखा है डिलीट ओनली क्यूरीज लॉ। सो क्यूरीज लॉ जो पैरामैग्नेटिज्म का मैग्नेटिज्म कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करता है वो हमें बताता है। तो आपको वो रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मेरी आप लोग को एडवाइस रहेगी कि आप लोग याद रख लें कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल को टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उसका मैग्नेटिज्म कम होता है या ज्यादा होता है या कैसे वेरी करता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रख लें, ये हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म हमें सब कुछ करना है। फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं, डोमेन्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स में, वो सब हमें याद रखना है। लेकिन हमें डिलीट करना है क्यूरी वेइस लॉ। क्यूरी वेइस लॉ फेरोमैग्नेट्स फॉलो करते हैं, वो क्यूरी वेइस लॉ उनका टेम्परेचर वेरिएशन बताता है। सो वो रिजल्ट भी आपको रिटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं, उनके डोमेन्स और उनकी प्रॉपर्टीज याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। छोटा सा टॉपिक होता है, परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। आई होप चैप्टर 5 भी ओके होगा। की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट टॉपिक इज एनर्जी कंसिडरेशन, अ क्वांटिटेटिव स्टडी। इस टॉपिक का क्वांटिटेटिव स्टडी, एनर्जी कंसिडरेशन किस बारे में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है जब आप लोग ईएमआई पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम, तो आप लोगों ने कंसेप्ट सीखा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो आप मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं किसी भी बार मैग्नेट को आगे या पीछे पुश करने के लिए, वही मैकेनिकल एनर्जी आपकी अल्टीमेटली मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो वहां पर आप एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करके प्रूफ करते हैं कि मैकेनिकल एफर्ट्स जो आप करने वाले हैं, मैकेनिकल एनर्जी जो आप यूज करने वाले हैं, दैट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड। सो उसी को यहां पर बोला जा रहा है एनर्जी कंसिडरेशन। सो आपको वो एनर्जी कंसिडरेशन का कंसेप्ट आना चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड, बट उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। दैट इज आर्टिकल नंबर 6.7 ऑफ योर सीबीएसई एनसीईआरटी बुक। वो आपको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट आइडिया आपको आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है एडी करंट्स। एडी करंट्स भी आपको करने की जरूरत नहीं है। एडी करंट्स ना आपको जानने की जरूरत है क्या होते हैं, छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। करंट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द बल्क ऑफ अ कंडक्टर, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के हमें नहीं करने की जरूरत है, और इस तरह हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 7 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 7 है ऑल्टरनेटिंग करंट्स। सो ऑल्टरनेटिंग करंट्स में सबसे पहले हमारा टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ इंडक्टर। एक इंडक्टर को कैसे
मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज किया जाता है ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिंग करंट्स लगाकर। सो वो टॉपिक हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, सॉरी, वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आपको कैपेसिटर की करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि जो आप ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पर, इस एक्सिस पर हमने टाइम रखा, इस एक्सिस पर रखा हमने करंट, और कुछ ऐसे ग्राफ फॉलो करते हैं हम, वो सब आपको करने की जरूरत नहीं है। चार्जिंग की इक्वेशन लिखें, I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू आर माइनस टी बाय आर सी। ये सब इक्वेशंस भी आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट एक एलसीआर सर्किट जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज में लगे हों, उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट मींस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर से मैं बता दूं आपको, ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है कि सीरीज एलसीआर के लिए इंपीडेंस का डेरिवेशन करो या फेज चेंज का डेरिवेशन करो। वो जो डेरिवेशन आपको करना है, वो डेरिवेशन आपको करना है यूजिंग ग्राफ। एनालिटिकल ट्रीटमेंट डिलीट होने का मतलब है कि आपको मैथमेटिकल रिलेशंस याद रखने की जरूरत नहीं है या डिराइव करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ से आप वो रिलेशंस को इक्वली डिराइव कर सकते हैं, तो यहां पर ये चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रेजोनेंस, डिलीट ओनली शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। सो रेजोनेंस आपको आना चाहिए, क्या होता है, कैसे बढ़िया किया जा सकता है, क्या करते हैं हम रेजोनेंस का, क्या फायदा है, वो सब आपको आना चाहिए। सिर्फ आपको शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिलीट करना है। मींस जब आप एक रेजोनेंस कर्व बनाते हैं, कुछ ऐसी दिखाई देती है, तो आपको यहां पर सिर्फ शार्पनेस डिलीट करना है, रेजोनेंस का शार्पनेस, दैट इज क्यू फैक्टर, सिर्फ वो डिलीट करना है और कुछ नहीं, बाकी रेजोनेंस एज इट इज है। नेक्स्ट है एलसी ऑसिलेशंस, मतलब कि टैंक सर्किट की बात कर रहे हैं। जब एक इंडक्टर और कैपेसिटर को हम एक सर्किट में ज्वाइन कर देते हैं तो सर्किट को टैंक सर्किट या एलसी सर्किट बोला जाता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या एलसी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है। वो टॉपिक भी हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है कंप्लीटली। ना उसका रिजल्ट करने की जरूरत है, ना उसके स्टेप्स करने की जरूरत है, और ना वो पूरा सर्किट करने की जरूरत है। ठीक है, आई होप चैप्टर 7 भी ओके होगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में कहें तो 90% ऑफ द चैप्टर फिल बी रिटेन्ड है। एक बात मैं आपको बताऊं, चैप्टर नंबर 8 में पहले हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट डिलीटेड होता था। लास्ट टाइम या उससे लास्ट टाइम डिस्प्लेसमेंट करंट चैप्टर नंबर 8 का डिलीटेड टॉपिक था। सो इस बार उस टॉपिक ने वापसी कर ली है, और उसके बदले में नेचर ऑफ ईएम वेव्स। नेचर का मतलब है ईएम वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। तो आपको वो कंसेप्ट, उस ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो ईएम वेव्स का ट्रांसवर्स नेचर प्रूव करता है, वो करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब कुछ चैप्टर में एज इट इज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी है, ईएम वेव्स की वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक इंटेंसिटी, रेडिएशन, प्रेशर, मोमेंटम, वो सब है हमारा। सिर्फ यही टॉपिक डिलीटेड है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं चैप्टर नंबर 9 पर, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहला पॉइंट लिखा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में जरा ध्यान दीजिए, डिलीट ओनली एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सो एक छोटा सा टॉपिक एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, जो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पहले देखा है, उसको डिलीट किया गया है। सो ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, इसके डिलीट करने ना करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है मिरेज डायमंड। ये टीआईआर के टॉपिक्स हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो एप्लीकेशंस है, डायमंड और मिराज। ये दोनों इस बार डिलीट हो गए हैं। थर्ड एप्लीकेशन टीआईआर का ऑप्टिकल फाइबर्स, वो हमारे सिलेबस में अभी भी है। बट फिर से मैं आपको, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक छोटी सी एडवाइस दी थी, अभी भी एडवाइस देता हूं, मिरेज और डायमंड भी करके जाएं, इसको भी देख कर जाएं। कुछ हार्डली 5-4 लाइन है दोनों को रिगार्डिंग, वो आप पढ़ लें, उसको भी देख कर जाएं। टॉपिक फ्लॉलेस हो जाएगा, टॉपिक में डिसकंटिन्यूटी नहीं रहेगी, टॉपिक कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट। सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट मींस रेनबो फॉर्मेशन एंड ऑल, उन सबको डिलीट करने की बात कर रहा है। सो वो भी हम डिलीट कर देते हैं, द रेनबो और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए टॉपिक है 9.7, 9.7 के सब टॉपिक्स हैं 7.1 और 7.2, ये दोनों डिलीट कर दिए गए हैं। यही दो फिनोमिनाज हैं जो सनलाइट की वजह से होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और द रेनबो। सो ये भी हमें करने की जरूरत नहीं है। सो चैप्टर नंबर 9 एक लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। सो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर स्टिल देयर इन दैट चैप्टर। सो बड़े ध्यान से कीजिएगा इस चैप्टर को। नेक्स्ट आते हैं वेव ऑप्टिक्स पर। वेव ऑप्टिक्स में भी काफी कुछ डिलीटेड है। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले आपको डॉपलर इफेक्ट करने की जरूरत नहीं है।
डॉपलर्स इफेक्ट बड़ा फेमस इफेक्ट है कि जो इनकमिंग रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है, आउटगोइंग रेडिएशन है जो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है, डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। सो डॉपलर्स इफेक्ट आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा है, डॉपलर्स इफेक्ट आपने साउंड का पढ़ा है। इस बार जो डॉपलर्स इफेक्ट डिलीट हुआ है ऑब्वियसली वेव ऑप्टिक्स से डिलीट हुआ है, तो लाइट के लिए डॉपलर्स इफेक्ट डिलीट हो चुका है। सो कोई भी रिजल्ट करने की जरूरत नहीं है उसका। नेक्स्ट है, देखिए जरा ध्यान से पढ़िए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया, इसका मतलब बस ये है, देखिए जरा, रिटेन द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बट डिलीट डेरिवेशन। सो आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है YDAC का, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड कंडीशन फॉर मिनिमा, वो रिजल्ट्स आपको रिटेन करने हैं, उन रिजल्ट्स के बिना न्यूमेरिकल्स नहीं बनने वाले हैं, बट आप उनके डेरिवेशंस को डिलीट कर सकते हैं। सो आपका डेरिवेशन वाला पार्ट थोड़ा हल्का हो गया। सिमिलरली यहां लिखा है डिलीट एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का जो एक्सप्रेशन है आप उस एक्सप्रेशन को ही डिलीट कर सकते हैं, ना उसका डेरिवेशन करने की जरूरत है ना उसका एक्सप्रेशन करने की जरूरत है, बट स्टिल फिर भी मैं एडवाइस करूंगा आप फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन है, इसको भी करके जाएं, डेरिवेशन ना करें बट रिजल्ट रिटेन कर लें। नेक्स्ट है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन में भी देखिए जरा लिखा है रिटेन ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट का मतलब है आपको मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, डाइफ्रैक्शन का मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है कि आपको डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं है डाइफ्रैक्शन के, बट स्टिल मैं आपको एडवाइस करूंगा फाइनल रिजल्ट्स डाइफ्रैक्शन के जरूर रिटेन करें। डाइफ्रैक्शन पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न, CBSE के सैंपल पेपर में भी इस पर क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, डाइफ्रैक्शन किसे बोला जाता है, इंटरफेरेंस किसे बोला जाता है, ये सब क्लियर होना चाहिए। आप इनके डेरिवेशंस इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन दोनों को स्किप कर दीजिए, दैट डज नॉट मैटर, बट फाइनल रिजल्ट्स रिटेन करें। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के रिजॉल्विंग पावर्स ये पहले भी डिलीटेड थे, अभी भी डिलीटेड हैं, सो ना रिजल्ट करने की जरूरत है ना जानने की जरूरत है कि रिजॉल्विंग पावर होता क्या है। नेक्स्ट इज वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स का मतलब है फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस की बात की जा रही है, जिसको हम ZF से लिखते हैं। फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस भी हमें करने की जरूरत नहीं है, ना जानने की जरूरत है क्या है और ना उसे करने की जरूरत है। नेक्स्ट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ना पढ़ने की जरूरत है क्या होता है, ना पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग करना है, ना ही पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन करना है। सो पोलराइजेशन एक अच्छा खासा टॉपिक हुआ करता था, जो पहले भी डिलीटेड था अभी भी डिलीटेड है। ये हमारा चैप्टर 10 था। नेक्स्ट आगे जाते हैं, चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। फर्स्ट टॉपिक जो डिलीट है वेव नेचर ऑफ मैटर। सो लिखा है डिलीट ओनली डेरिवेशन फॉर डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कौन से रिलेशन की बात कर रहा है, बात कर रहा है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, वेयर p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। इस रिलेशन का सिर्फ रिजल्ट रिटेन करना है, मींस आपको रिलेशन और ये क्या करती है क्या होती है वो चीज रिटेन करनी है, आपको इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा x डेल्टा p लेस देन इक्वल टू h कट अपॉन 2, ये रिलेशन भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ये रिलेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन वो करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स में, इसके लिए इन लोगों को नोबेल भी मिला है, डेविसन एंड जर्मर को, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन से डाइफ्रैक्शन करके दिखाया था और बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो मैटर है, वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। सो वो एक्सपेरिमेंट हाउ दे परफॉर्म्ड एंड व्हाट दे परफॉर्म्ड वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ वेव पार्टिकल फ्लिप फ्लॉप, कि कभी वेव नेचर हैवी हो जाता है कभी पार्टिकल नेचर हैवी हो जाता है, हिस्ट्री में ऐसा रहा है। सो वो डिस्कशन या वो डिबेट भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 12 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 12 में फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रल लाइंस। अब जरा देखिए, स्पेक्ट्रल सीरीज में हमारे पास 5 सीरीज होती है हाइड्रोजन एटम के लिए। वो सीरीज ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि वो डिलीटेड है, वो सीरीज डिलीटेड नहीं है। मेरी एडवाइस रहेगी आप लोग सभी सीरीज को पढ़कर जाएं और देखकर जाएं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड, सभी सीरीज को देखकर जाएं। नेक्स्ट है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिटेन ओनली एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट बट डिलीट इट्स डेरिवेशन। सो इट मींस कि जो nth ऑर्बिट का रेडियस है Rn, उसका सिर्फ रिजल्ट रिटेन करना है आपको,
डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा काम आसान हो गया। नेक्स्ट इज लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम रिटेन ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रा वही 5 सीरीज, उन्हीं का क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट आपको याद होना चाहिए। क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट मींस रिडबर्ग्स फॉर्मूला एंड ऑल वो ना करें तभी भी काम हो जाने वाला है। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सीरीज कौन सी ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग है, कौन सी सीरीज किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रीजन में लाई करती है, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एंड ऑल, ये सब क्लियर होना चाहिए। सो यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि स्पेक्ट्रल सीरीज तो डिलीटेड है, तो लाइन स्पेक्ट्रा में क्या परेशानी है। नहीं, लाइन स्पेक्ट्रा आपको करना है, जब आप लाइन स्पेक्ट्रा करेंगे तो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट आई होप अब क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं चैप्टर नंबर 13 पर। सो चैप्टर नंबर 13 लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके मीन्स आपको रेडियो एक्टिव डिके का कोई रिलेशन जानने की जरूरत नहीं है। रिलेशंस मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप ये रिलेशन देखिए, आप पहचान जाएंगे। n = n0 e⁻ लैम्डा t। आपको ये रिलेशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसका डेरिवेशन, ना ही इससे आगे आने वाले रिलेशंस, फॉर एग्जांपल हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, डिके कांस्टेंट, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपने रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ा है तो अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके तीनों हमारे सिलेबस से कंप्लीटली डिलीट हो गए हैं। सो ये चैप्टर बहुत हद तक, मैं ऐसे कह सकता हूँ 50% ये चैप्टर हमारे सिलेबस से जा चुका है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। आप लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़े होंगे आपने, फिजन एंड फ्यूजन। सो फिजन की ही एप्लीकेशन है न्यूक्लियर रिएक्टर। वो न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, बेसिक आइडिया, मैं नहीं बोल रहा डिटेल्ड, बट बेसिक आइडिया वो भी हमें जानने की जरूरत नहीं है। सो मॉडरेटर्स और कार्बन रॉड्स और कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन वो सब हमें करना है, बट न्यूक्लियर रिएक्टर, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग वो हमें करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सो यहां पर फिर से सीबीएसई की तरफ से थोड़ा सा डाउटफुल कर दिया जाता है। बहुत से टीचर्स ने आपको ये भी बताया होगा कि फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में लिखा है हमारा फर्स्ट टॉपिक स्पेशल पर्पस पीएन डायोड्स, कि स्पेशल पर्पस पीएन डायोड्स तो करने हैं आपको, एलईडीज, फोटो डायोड, सोलर सेल, ये सब आपको करना है, ऐसा बताया होगा आपके टीचर्स ने, बट मैं क्लियर कर देता हूं। स्पेशल पर्पस पीएन डायोड्स जैसे कि जीनर डायोड, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं डाउटफुल जो सीबीएसई के सैंपल पेपर से इस चीज को कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सीबीएसई के सैंपल पेपर में जो लास्ट केस स्टडी है वो एक एलईडी के ऊपर आया, लाइट एमिटिंग डायोड के ऊपर आया। तो अगर एलईडी के ऊपर केस स्टडी आ गया और एलईडी सिलेबस से डिलीटेड है तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है या कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं आप लोगों की वो कंफ्यूजन यहाँ पर थोड़ी सी सॉल्व करना चाहता हूँ। हम उस सीबीएसई के सैंपल पेपर पर जाते हैं और उस केस स्टडी को जरा ध्यान से देखते हैं। ये हमारा वो केस स्टडी जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया है, जो एलईडी के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, और अगर नीचे स्क्रॉल करके देखें तो ये एलईडी के क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं कि सपोज आप घर से एलईडी पढ़कर नहीं गए हैं, बिकॉज वो आपके सिलेबस से डिलीटेड था और क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो जरा आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पर पूछ रहा है व्हाई आर एलईडीज मेड ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स एंड नॉट एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। मींस एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम, और कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जो कंपाउंड से बने होते हैं, फॉर एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड। तो बोल रहा है जब हम एक एलईडी बनानी है तो हम गैलियम आर्सेनाइड का यूज क्यों करें, सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज क्यों नहीं कर रहे, एलिमेंटल क्यों नहीं प्रेफर कर रहे, कंपाउंड क्यों प्रेफर कर रहे हैं। तो जरा एक बात को नोटिस कीजिए, आप यहां पर इस पैराग्राफ को पढ़िए। पैराग्राफ में इसी चीज का आंसर दिया हुआ है, बस आपको थोड़ा सा इसको बड़ा रिगरसली, बड़ा थॉरोली ध्यान से पढ़ना है तो आपको आंसर मिल जाएगा कि कंपाउंड क्यों प्रेफर करते हैं। क्योंकि जो कंपाउंडल सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका जो बैंड गैप होता है वो अबव 1.8 होता है, और जो अबव 1.8 बैंड गैप है उससे जो लाइट एमिट होने वाली है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करेगी। तो ऑब्वियसली हमें एलईडीज ऐसी चाहिए जो ग्लो करती हुई दिखाई दे। तो आई होप आपको पॉइंट समझ आ रहा है कि आंसर पैराग्राफ में है। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ बैंड गैप ऑफ एन एलईडी इफ इट इज रिक्वायर्ड टू एमिट लाइट इन द विजिबल रेंज। बोल रहा है एक एलईडी है जिससे लाइट विजिबल रेंज में एमिट करानी है, तो उसका बैंड गैप कितना होना चाहिए। अब फिर से लग रहा होगा एलईडीज नहीं पढ़े हैं, जरा पैराग्राफ पर वापस जाते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ आंसर बैंड गैप ऑफ 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो सभी आंसर्स पैराग्राफ में अवेलेबल हैं, बस पैराग्राफ की थोड़ी सी थॉरो रीडिंग करने की जरूरत है। तो मतलब सपोज आप घर से एलईडी नहीं पढ़कर आए हैं, फिर भी आप केस स्टडी को अटेम्प्ट कर पाएंगे विदाउट इवन स्टडिंग एलईडी। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जीना डायोड, ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे सिलेबस से डिलीटेड है वो डिलीटेड ही है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रुथ टेबल्स, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, और एंड, नॉर, नॉट, नैंड, ये सब हमारे सिलेबस से पहले भी डिलीटेड थे और अभी भी डिलीटेड है। सो हमने 14 चैप्टर्स 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए, क्या टॉपिक्स डिलीटेड हैं, क्या नहीं डिलीटेड है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट करके जरूर